गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग बात कर रहे हैं मिशन जेपीएससी मेंस 2024। मिशन जेपीएससी मेंस 2024 और मैंने आप लोगों के बीच मेंस एग्जाम का जो भी सिलेबस है इसको लेकर क्या आपकी रणनीति होगी, इस पर मैं डिटेल्स चर्चा कर चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको टोटल पेपर जो है वो टोटल 6 है। पेपर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है और 6 क्या है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग रेगुलरली पेपर 5 को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां मैं बता दूं, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा जो वीडियो रहेगा या जो मैं आप लोगों के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं वो बेसिकली किस तरह से डिवाइड रहेगा वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी जेपीएससी पीटी या मेंस का जो भी मेरा रहेगा उसको आप जरूर वीडियो को देखिएगा। और इसमें मैं अगर मान लीजिए पेपर 5 लिख दिया हूं और उसमें हेडिंग में केवल नेशनल इनकम है, तो आपको इससे संबंधित जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से जो सीरीज बना हुआ रहेगा, आपको सभी वीडियो बारीकी से अच्छी तरह से देखना है, तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा। सबसे पहले मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट को आपका क्लियर करने का प्रयास करूंगा और इसके लिए मैं आपको क्लास की तरह वीडियो को बनाकर दूंगा। इससे क्या फायदा होगा? आपको क्या फायदा होगा? जो भी आपका ऑब्जेक्टिव जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ये बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे तब हम आएंगे सब्जेक्टिव की ओर और इसमें हम कोई क्वेश्चन लेंगे और उसका आंसर हम आपको करके दिखाएंगे, करके बताएंगे। अब यहां देखिए, ये जितना मेरा बेसिक कंसेप्ट है यही मेरा इंग्रेडिएंट है। यानी जो भी मेरा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो भी उत्तर बनेगा उनके लिए ये सभी मेरा इंग्रेडिएंट है, आवश्यक सामग्री है। यानी उस आंसर को लिखने के लिए अगर आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दीर्घ जो प्रश्न है, लॉन्ग आंसर है, उस लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखने में आवश्यक सामग्री यहीं से मिल जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक कंसेप्ट पहले अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर कैसे लिखा जाएगा और कौन कौन सी आवश्यक सामग्री आपको चाहिए याद करनी है जिससे कि आपका ये सब्जेक्टिव आंसर बन पाएगा, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ये मेरी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था, आपको ये सूचना देना था, वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर हम लोग इस पर काम करेंगे। ओके। दूसरी बात, वैसे छात्र जो जेपीएससी जेट की परीक्षा देने वाले हैं, जो लेक्चरशिप की परीक्षा होगी, उनमें भी इंडियन इकोनॉमी एक पेपर है। तो वे भी ये जो जेपीएससी मेंस है यानी मिशन
जेपीएससी मेंस 2024 है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि उस समय आप जेपीएससी जेट की तैयारी कर रहे हैं, उस समय बोलिएगा सर इंडियन इकोनॉमी तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो आप ये भी देखेंगे इसको, तभी आपका ये दोनों चीज होगा। तो यानी ये जो मिशन जेपीएससी से संबंधित जो भी मैं सामग्री डालूंगा वो जेपीएससी जेट या आप कहिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए भी समानांतर ये महत्वपूर्ण होगा। अतः आप लोग इसको देखिए। लेकिन जो जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है। और आप लोग को मैं लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, मेरा जो वीडियो होगा एक परीक्षार्थी की तरह संपूर्ण तैयारी, यही मेरा मकसद रहेगा। यानी एक परीक्षार्थी की तरह संपूर्ण तैयारी, यही मेरा मोटो है। इसी पर हम लोग काम करेंगे, मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला टॉपिक है पेपर 5 का है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जिसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहला तो देखना है आपको देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी पहला जो है वो है आय का चक्रीय प्रवाह। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन। और तीसरा जो है वो है आपको कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, या आप कहिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। ठीक है, ये 4 सेक्शन में आपका ये बटा हुआ है। देखिए 1 आप देख लीजिए, पहला तो हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी आय का चक्रीय प्रभाव, नेशनल इनकम अकाउंटिंग राष्ट्रीय आय लेखांकन। तीसरा है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा। और चौथा है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, या राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। मित्रों, इन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी आपका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए नेशनल इनकम को लेकर, उस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और एक एक करके हम लोग काम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नेशनल इनकम का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में देखते हैं और एक एक करके हम सब चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, सबसे पहले आप लोग का एक टर्म आता है इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, और एक है इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र। ये दो चीज है आपके सामने। देखिए इकोनॉमी
और इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज इकोनॉमी? तो इसका सिंपल डेफिनेशन यही दिया जाता है, एकदम आप सामान्य शब्दों में यही समझिए कि कोई भी क्षेत्र या आप कह सकते हैं स्थान जो वहां रहने वाले लोगों को क्या देता है? एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वे रहते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। यानी इकोनॉमी इज ए प्लेस और प्लेटफॉर्म वेयर पीपल लिविंग एंड गेट देयर लाइवलीहुड। बस यही इसका डेफिनेशन है। अब बताइए अर्थव्यवस्था क्या है? तो आप देख रहे हैं आपके घर के पास जो भी स्थान दिख रहा है सभी अर्थव्यवस्था का पार्ट है, क्योंकि आप वहां रहते हैं और वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां आप क्या करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए आप क्या करते हैं, काम करते हैं और फिर अर्न करने के बाद आप क्या करते हैं, उसका उपभोग के रूप में प्रयोग करते हैं। वेयर एज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। यानी इकोनॉमी का जब हम स्टडी करते हैं और वो जो कहते हैं, आप कह सकते हैं उसको शास्त्र, या कहेंगे कि आप क्या कह सकते हैं उसको, जैसे हम लोग अध्ययन करने का जो ये क्षेत्र है जिसमें अध्ययन हम जिस पे करते हैं वही अर्थशास्त्र है। तो हालांकि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि प्योर इकोनॉमिक्स का आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल आप देखिए अर्थव्यवस्था क्या है उसको आप ध्यान दीजिए। अब देखिएगा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, या कहीं कहीं क्षेत्र लिखा रहता है। मेजर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जब भी हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों की बात करेंगे, मेजर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे, अगर इसको आप मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी अर्थव्यवस्था के समष्टिगत दृष्टिकोण से अगर हम इसका अवलोकन करेंगे, यानी समष्टिगत दृष्टिकोण से अवलोकन करेंगे, तो क्या पाते हैं? अर्थव्यवस्था को हम लोग 4 सेक्टर में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका फर्म, दूसरा हो गया आपका पारिवारिक क्षेत्रक, तीसरा है सरकार और चौथा है शेष विश्व। यानी फर्म, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जिसको हम लोग एक्सटर्नल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली 4 क्षेत्रक हैं। एक तो फर्म, दूसरा पारिवारिक क्षेत्रक, तीसरा सरकार और चौथा शेष विश्व, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या एक्सटर्नल सेक्टर, या हम लोग इसको बाह्य क्षेत्रक भी कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है मित्रों, आप बेहिचक आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, वहां आप जुड़ करके किसी भी तरह का प्रश्न मुझसे आप कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां भी व्हाट्सएप में क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि फलना वीडियो में देख रहा था इस तारीख का जिसमें ये बता रहे थे सर इसमें ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं डेफिनेटली आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बल्कि एक परीक्षार्थी की नजर से, एक परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से संपूर्ण तैयारी कराने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मैं समझता हूं अपने आप को कि एक मैं परीक्षार्थी हूं और किस तरह से मुझे इन 6 पेपर में से सभी पेपर की तैयारी कैसे बैलेंस वे में करनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं काम कर रहा हूं। यानी समझिए कि मैं भी आपकी तरह एक परीक्षार्थी हूं और मैं कैसे तैयारी करता, उसी के लिए मैं जो भी सामग्री पढ़ता वही चीज मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। ओके, तो हमने भी बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक में, एक तो हो गया फर्म, दूसरा पारिवारिक क्षेत्रक, तीसरा सरकार और चौथा शेष विश्व। अब हम लोग आते हैं थोड़ी फर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये फर्म क्या होता है या फर्म्स कहेंगे। बेसिकली फर्म को हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट या उत्पादक इकाइयां। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फर्म क्या है, अर्थव्यवस्था का कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट या उत्पादक इकाइयां फर्म कह सकते हैं। अब ये क्या उत्पादन करते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। देख लीजिए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अब इनका जो है, ये जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, इनका उपभोग कौन करता है, इनका उपभोग परिवार एवं सरकार द्वारा इन किसका उत्पादन का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को हम लोग फर्म के रूप में देखते हैं, जो कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करते हैं, और परिवार एवं सरकार द्वारा इसका उत्पादन या इसका जो उत्पादन होता है उसको उपभोग किया जाता है। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो उत्पादन करते हैं तो कैसे करते हैं, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं। अब यहां आपके समझ एक चार उत्पादन के साधन कौन कौन हैं, तो उत्पादन के साधन बेसिकली अगर पूछा जाए तो 5 होते हैं। 5 कौन कौन होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपको 4 ही दिखाई पड़ेंगे। कहीं कहीं आपको 4 ही लिखा रहता है। उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन वहां 4 है और 5 भी है तो ऐसी स्थिति में आप 5 को ही आंसर करें, क्योंकि 5 ही हम लोग उत्पादन के साधन मानते हैं। हालांकि वर्तमान समय में 4 प्रयोग करते हैं, और क्यों करते हैं वो भी आपके समक्ष में रख दे रहा हूं। एक तो हो गया आपको भूमि, दूसरा हो गया पूंजी, तीसरा हो गया श्रम, चौथा हो गया संगठन, और 5वां हो गया आपको साहस। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी ये हो गया लैंड, कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और एंट्रेप्रेन्योर। अब देखिए, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन और एंट्रेप्रेन्योर या संगठन और साहस सामान्यतः एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जो एंट्रेप्रेन्योर होता है वही बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है सभी साधनों को। इसीलिए यहां देखिएगा कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन न लिख के केवल एंट्रेप्रेन्योर, केवल यही 4 साधन, यानी एक हो गया भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, ये 4 साधन ही आपको
दिखाई पड़ते हैं। तो उत्पादन के इन साधनों का प्रयोग करके फर्म क्या करती है? उत्पादन करती है। अब देखिए फर्म क्या है? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है। प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है तो इनको उत्पादन करने के लिए किनका मदद लेना पड़ता है? इन सभी का मदद लेना पड़ता है। ओके, अब हम लोग आगे आएंगे। दूसरा सेक्टर की बात करेंगे हम लोग, वह है पारिवारिक क्षेत्रक, जिसको हम लोग HHS यानी हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं। अब देखेंगे कि ये जो सेक्टर है पारिवारिक क्षेत्रक जो है, ये बेसिकली अगर देखा जाए उत्पादक क्षेत्रक के बाद एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक होता है। यहां पारिवारिक क्षेत्रक से हम लोग किसको कहते हैं? ये कैसे हैं? उपभोक्ता इकाई हैं। ये कैसा इकाई है? उपभोक्ता इकाई है। यानी बेसिकली यहां क्या रहते हैं? व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह पाया जाता है। देख लीजिए, ये एक कंजम्पशन यूनिट है और इसमें क्या होती है? व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह पाया जाता है। ठीक है, ये जो है उत्पादन के साधनों का पूर्ति करने वाले हैं। यानी अगर आप देखिएगा तो इसी पारिवारिक क्षेत्र से श्रम मिलते हैं। इसी पारिवारिक क्षेत्र वाले क्या देंगे? पूंजी दे सकते हैं। इसी पारिवारिक क्षेत्र वाले भूमि दे सकते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं आप देखिए जितने भी साहस जो है, मेरा साहस जो है या साहसी जो है, उसका पूर्ति आपूर्तिकर्ता कौन होता है? यही हाउस होल्ड सेक्टर होता है। ओके, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनके आपूर्तिकर्ता कहां पाए जाते हैं? पारिवारिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा जो सेक्टर है वह है सरकार। तीसरा सेक्टर जो है सरकार या गवर्नमेंट जो है। तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों में सरकार की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार जो है क्या करती है? ये एक तरह से कहिए ये कैसी इकाई है? एक नियंत्रक इकाई है। यानी अगर किसी भी तरह से अव्यवस्था उत्पन्न होती है, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में या फर्म सेक्टर में, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? वहां नियंत्रक इकाई या कंट्रोल यूनिट के रूप में काम करती है। दूसरा बात क्या करती है? ये जो भी फर्म है या प्रोड्यूसिंग यूनिट है उनको उत्पादक इकाइयों को उत्पादन कार्य में क्या करती है? मदद करती है। क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। क्या करती है? साधनों को उपलब्ध करवाती है। यानी ये सभी काम इसलिए करती है ताकि प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोडक्शन कर पाए। दूसरी ओर क्या करती है? ये भी देखती है कि जो भी मेरा उपभोग इकाइयां हैं उनको भी किसी तरह का कष्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखती है। यानी उपभोग सामग्री सही और न्यायसंगत तरीके से हाउसहोल्ड सेक्टर को उपलब्ध कराने में क्या करती है? मदद करती है। यानी ये कैसे मदद करती है? यानी ऊपर लिखे उत्पादक इकाइयों को या उपभोग इकाइयों को कैसे मदद करती है? नीति का निर्माण कर
या योजना बनाकर। तो सरकार जो है ये भी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है या अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। अब हम लोग आते हैं चौथा जो सेक्टर है शेष विश्व या जिसको हम लोग बाह्य क्षेत्रक कहते हैं, तो या विदेशी क्षेत्र भी बोलते हैं, कभी कभी विदेशी क्षेत्रक भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक चीज जान लीजिए, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। यानी क्या है, कोई भी अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है वो आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो भौगोलिक बनावट, दूसरा कोई भी देश या अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं कि सभी संसाधनों से परिपूर्ण नहीं है। अब देखिए भारत अगर देखेंगे तो यहां सभी संसाधन अवेलेबल है। भौगोलिक जो भी स्थिति देखिएगा तो आप देखिएगा यहां हमारे खनिज संपदा भरे पड़े हैं, लेकिन एक चीज क्या है, पूंजी की कमी है। क्या है, तकनीक की कमी है या तकनीक का अभाव है। उसी तरह से यहां एक चीज देखिएगा, मानव संसाधन बहुत अधिक है, मानव संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन उसका समुचित उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरे देशों में देखिएगा कि वहां तकनीक है, तकनीकी का अवेलेबिलिटी है, पूंजी भी है, लेकिन वहां मानव संसाधन नहीं है। तो इसी तरह से आप देखिएगा तो सभी अर्थव्यवस्था या जो देश हैं वे सभी संसाधनों के मामले में परिपूर्ण या आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। इसीलिए होता क्या है, दूसरे अर्थव्यवस्था या कहिए विश्व या कहिए देश से मदद लेना पड़ता है। और वर्तमान समय में तो जब हम लोग एलजीपी यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, जो कि नई आर्थिक नीति है, और ऐसे में क्या है, पूरा विश्व ही एक बाजार है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश को अपना जो भी अधिक उत्पादन है उसे वे कहां बेचते हैं, दूसरे देशों में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और अपने देश में जिस भी वस्तु या सेवा का कमी है उसको वे लोग क्या करते हैं, आयात से पूरा करते हैं, यानी दूसरे देश से आयात करके पूरा करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था का जो ये चौथा क्षेत्र है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या हैं, ये भी आपने देख लिया है। अब हम लोग जब यहां बात करेंगे तो एक चीज आती है, बार बार आप लोग देखे होंगे, एक टर्म आता है स्टॉक और प्रवाह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहां एक चीज देख लेंगे, अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो क्षेत्र हैं और वहां हम लोग देखेंगे कि जो चक्रीय प्रवाह है इस पर पहले हम लोग बात कर लेंगे। यहां देखिए हम लोग अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह या जिसको हम लोग कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम लोग बात करेंगे।
तो जब भी हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे तो यह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों आता है, कैसे होता है, यह थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यह बेसिकली आय का जो चक्रीय प्रवाह है यह क्या है, तो एक शब्दों में हम लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों का परस्पर निर्भरता ही क्या है, आय का चक्रीय प्रवाह है। ओके, यानी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों की पारस्परिक निर्भरता के चित्रांकन या जिसे आप लोग रेखा चित्र कहेंगे को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम लोग आय के चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे तो तीन अवस्था दिखाई पड़ेगा, तीन अवस्था दिखाई पड़ेगा। कौन कौन अवस्था है, स्टेजेस दिखाई पड़ेगा। एक तो आपका दिखाई पड़ेगा उत्पादन की अवस्था, यानी उत्पादन हो रहा है, यह दिखाई पड़ेगा। दूसरा दिखाई पड़ेगा आय सृजन की अवस्था, यानी इस ड्यूरेशन में आय का सृजन हो रहा है। और तीसरा व्यय की अवस्था, या इसी को कहेंगे आप उपभोग की अवस्था भी बोल सकते हैं। तो देखिए, एक उत्पादन होगा, आय का सृजन होगा यानी आय इनकम जनरेट होगा, और एक जगह व्यय की भी अवस्था। ये तीन अवस्था दिखाई पड़ेगी, स्टेजेस दिखाई पड़ेगा। अब यहां देखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक थियरी है, तो वो भी देख लीजिए। आय के चक्रीय प्रवाह के मूलभूत सिद्धांत। तो दो मूलभूत सिद्धांत है आय के चक्रीय प्रवाह के। कितने मूलभूत सिद्धांत हैं, दो हैं। कौन कौन है, देखिए। पहला, विनिमय की प्रक्रिया में, विनिमय की प्रक्रिया में फर्मों को उतनी राशि प्राप्त होगी, उतनी राशि प्राप्त होती है जितना कि हाउसहोल्ड सेक्टर, या जिसको हम लोग कहते हैं परिवार क्षेत्र, क्या करता है, व्यय करता है। यानी हाउसहोल्ड सेक्टर जितना एक्सपेंडिचर करेंगे वही क्या होगा, फर्मों के लिए क्या होगा, इनकम का जनरेट होगा या आय का सृजन वे करेंगे। दूसरा क्या देखते हैं, वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं और सेवाएं एक दिशा में प्रभावित होती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए किए गए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ये दो चीज आपका बेसिकली आय के चक्रीय प्रवाह के मूलभूत सिद्धांत में आते हैं। जब भी एक्सचेंज हो रहा है
तो फर्मों को उतनी ही राशि मिलेगी जितना कि परिवार क्षेत्र द्वारा व्यय किया जाएगा। और वस्तुएं और सेवाएं एक दिशा में प्रभावित होंगी और उनके प्राप्त होने वाला जो आय होगा या मौद्रिक भुगतान जो होगा वो विपरीत दिशा में प्रभावित होगा। अब हम लोग यहां जब ये आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, तब हम लोग देखेंगे कि आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें हम लोग दो तरह के प्रवाह दिखाई पड़ता है। एक तो होगा दिखाई पड़ेगा आपको वास्तविक प्रवाह और दूसरा दिखाई पड़ेगा मौद्रिक प्रवाह, यानी इसको कहेंगे रियल फ्लो और इसको कहेंगे मनी फ्लो। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मान लेते हैं ये फर्म है और ये मेरा हाउस होल्ड सेक्टर है या परिवार क्षेत्र है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, मैंने कहा था कि जो भी फर्म को उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है वो कहां से मिलता है? हाउस होल्ड सेक्टर से मिलता है। तो यानी यहां से साधन सेवाएं किधर प्रभावित होंगी? हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की ओर प्रभावित होंगी। ये साधन सेवाएं ही बोले तो क्या है? वही भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, ये कहां होंगे? फर्म की ओर आएंगे। वहीं फर्म क्या करेंगे? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेंगे, तो उसका प्रवाह किधर होगा? फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की होगा, यानी यहां वस्तुएं और सेवाएं यानी गुड्स एंड सर्विसेज। आपका ये जो दिखाई पड़ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रवाह। ये जो मेरा है ये है मेरा वास्तविक प्रवाह। मॉनेटरी फ्लो की जब बात करेंगे तो इसको देखिए, इधर है मेरा फर्म और इधर है मेरा हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखिए, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर के जो भी साधन सेवाएं हैं वो कहां काम कर रहे हैं? फर्म में आकर काम कर रहे हैं। तो इनको फर्म के क्या करना पड़ेगा? उनके लिए फर्म क्या करेगी? साधन सेवाओं का भुगतान करेगी। साधन सेवाओं को क्या करेगी? भुगतान करेगी। यानी यहां क्या, एक तरह से समझिए, भूमि को लगान मिलेगा, पूंजी को ब्याज मिलेगा, श्रम को मजदूरी मिलेगा और साहस को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ये सभी कहां से प्रवाह होगा? फर्म से प्रवाह होकर कहां की ओर जाएगी? इधर जाएगी, हाउस होल्ड सेक्टर की ओर जाएगी। वहीं फर्म से वस्तु और सेवाओं का प्रवाह किधर हुआ था? हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। वो तभी होगा जब उनके लिए क्या करेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर भुगतान करेंगे। तो यहां लिखेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान, या जिसे हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में उपभोग व्यय, वो किधर होगा? हाउस होल्ड सेक्टर के से फर्म की ओर होगा। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रही है इसी को कहते हैं मौद्रिक प्रवाह या मनी फ्लो। अब हम इन दोनों चार्ट को हम एक ही जगह हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। यानी मॉनेटरी फ्लो और जो रियल फ्लो है वो आप देख लीजिए। तो ये फर्म हो गया, इधर हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर से ये जो ब्लू वाला लाइन जा रहा है ये क्या है? साधन सेवाएं। तो साधन सेवाएं कैसे हैं? आपको पता है, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, ये चार इधर आए हैं। इधर से वस्तुओं और सेवाओं का क्या है? वस्तुएं और
सेवाएं, यानी जो भी फर्म के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका प्रवाह किधर हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर की हो रहा है। तो ये ब्लू वाला जो ये जो लाइन खींचा हूं ये आपका क्या है, वास्तविक प्रवाह है। लेकिन आप देख रहे हैं कि साधन सेवाएं इधर प्रवाह हुई है, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की ओर हुई है, तो इनको फर्म को क्या करना पड़ेगा, इनके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे साधन सेवाओं को भुगतान। तो ये जो है यानी आप समझ सकते हैं लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, मजदूरी के रूप में या लाभ के रूप में प्रवाह किधर होगा, फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होगा। वहीं ये जो वस्तुएं सेवाओं की इधर प्रवाह हुआ है तो उपभोग व्यय, या आप कहेंगे जिसे हम लोग क्या बोले थे, उपभोग व्यय या वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय, वस्तुओं और सेवाओं को क्या है, भुगतान है। वो किधर जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की ओर जाएगा। तो ध्यान दीजिए जो मेरा ये जो पीला कलर वाला जो रेखा है ये क्या दिखा रहा है, मौद्रिक प्रवाह को दिखा रहा है, और जो ये मेरा ये जो ब्लू कलर का है ये मेरा वास्तविक प्रवाह को दिखा रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सर्कुलर फ्लो में हम लोग वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। आप इससे संबंधित किसी भी तरह का अगर आपको डाउट रह गया है, इसके आगे भी हम लोग और पढ़ाई करनी है, इसके आगे हम लोग को 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ाई करनी है, लेकिन अभी हम लोग अगला वीडियो में उसको देखेंगे। यहां तक कि अगर किसी भी तरह का किसी भी छात्र को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बेहिचक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, या आप वीडियो में ही कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चंस कमेंट करेंगे, आपका मैं आंसर अगले वीडियो में तो जरूर दूंगा। और आप पर्सनली अगर मुझे पूछते हैं तो वहां भी मैं आपको इसका आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों इसी तरह का वीडियो मैं आगे बनाते रहूंगा। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आज हम लोग क्या क्या देखें उसको एक बार हम रिकैप कर दे रहे हैं। आज हम लोग क्या क्या देखें उसको एक बार आप देख लीजिए। एक बार स्टार्टिंग से मैं आपको फिर से बात कर रहा हूं कि हम लोग नेशनल इनकम जो टॉपिक है उसको देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे, देन नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा, और फिर राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। इन चीजों को हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट में देखा इकोनॉमी किसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको मैं देने का प्रयास किया। फिर मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक कौन कौन हैं, 4 क्षेत्रक हैं, आप इसको देख लीजिएगा, फर्म, पारिवारिक क्षेत्रक, सरकार और शेष विश्व। इन सभी क्षेत्रकों के बारे में मैंने आपको बताया, फर्म के बारे में भी बताया है, सरकार के बारे में भी बताया है, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में भी बताया है, और शेष विश्व के बारे में मैंने बताया है। तो इसको आप देखने के पश्चात हम लोग आए थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात किए थे। आय का चक्रीय प्रवाह किसको कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। देखिए आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में हम लोग बात किए थे, और उसके बाद हम लोग आय के चक्रीय प्रवाह में 2 तरह की जो बातें होती है, एक वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास किया। और फिर हम लोग वास्तविक प्रवाह किस तरह का वास्तविक प्रवाह है और मौद्रिक प्रवाह किस तरह का होती है उसको मैंने एक रेखाचित्र के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। किसी भी तरह के अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट टाइप कीजिए और मुझ तक पहुंचना चाहिए ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं। आप मुझे पर्सनली भी आप चैट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां भी मैं दूंगा। तो आप नेशनल इनकम चूंकि एक दिन का टॉपिक नहीं है, कम से कम मुझे जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो बना करके आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये 4 भागों में बटा हुआ है तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, और फिर मुझे इसका सब्जेक्टिव अप्रोच के भी जाना है। अभी तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उसके भी बारे में बात करूंगा। अगले वीडियो में इसी तरह का आप देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।